आप लोग नोट करके जाइए बच्चों।
फिट में आगे तो मुझे बहुत चाहिए। इधर से निकलो कि इधर अपने नीचे सर मुझे चाय दिखाओ। नीचे नीचे तक मुझे दिख रहा है नीचे नहीं दिख रहा है छोड़ देंगे। वही दिख रहा है। याद रहेगा ये क्या है अवमानना और कार्यपालिका से पृथक्करण न्यायिक क्षेत्र में कटौती अपनी ये ऑन नहीं बंद कर दिया इधर से नहीं तेज हुई आवाज अभी नहीं चला ऑन तो कर दिया आपने ऑन तो है ये नहीं चला हमारा इधर मार दिया होती है यार यार
तो है आप सीखने पाओ। कौन बच्चे लोग हैं जिनको पता है मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही है? हट जाए। पीछे तक आवाज आ रही है ना, बिना माइक के काम चल सकता है। क्लास छोटी है, मुझे नहीं लगता कि माइक की जरूरत है। मैडम अरे ये बंद किया तुमने बंद किया है, हमने थोड़ा बंद किया तुमने बंद किया है। ऐसा ना किया करें, दिक्कत होती है। अब सही आ रही है? चलिए बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया? पढ़ना नहीं आता। आप लोग बीच बीच में नोट करते रहिएगा, मैं समझाती हुई चल रही हूँ। जहाँ पर पॉइंट नहीं समझ में आए वहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। हमने पिछली कक्षा में, मेरे ख्याल से कुछ नए बच्चे दिख रहे हैं, अगर आपने पिछली कक्षा देखी हो या सुनी हो तो सुप्रीम कोर्ट का संगठन, संरचना, उसका क्षेत्राधिकार के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो समय समय पर जो निर्णय हुए हैं, केसेस हुए हैं, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। इसके बाद लास्ट क्लास में ही मैंने उच्च न्यायालय, जो सेकंड पार्ट है, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था वो 3 प्रमुख अंगों पे टिकी हुई है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और न्यायपालिका जो न्याय का प्रमुख शिखर है वो हायरार्कियल, पद सोपानात्मक दृष्टि से इसका संगठन है, इसका ढांचा है। न्याय के सर्वोच्च शिखर पर बच्चों सर्वोच्च न्यायालय है जो पूरे देश में एक है, ठीक है। न्याय के मध्यवर्ती मिडिल बेस पे उच्च न्यायालय है। हमारे संविधान में यह वर्णन था कि हम हर राज्य का अपना अलग उच्च न्यायालय होगा। बाद में संशोधन करके इसमें ये कहा गया 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक सम्मिलित उच्च न्यायालय हो सकता है। फिर इसी न्याय के जो सबसे निचला स्तर है, जिसको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, उनके बारे में आज क्लास में चर्चा होगी। पिछले क्लास में जो उच्च न्यायालय हम लोग पढ़ चुके हैं उनमें हम लोग जल्दी से रिकैप देखेंगे। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता या उसकी अधिकारिता में कार्यपालिका का या विधायिका का किसी भी प्रकार से नियंत्रण ना हो, उसके लिए क्या प्रमुख संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि उच्च न्यायालय की जो अधिकारिता है, जो रिस्ट्रिक्शन है, वो उस किन किन क्षेत्रों तक है, उसका क्षेत्राधिकार क्या है। और हालांकि आपके परीक्षा की दृष्टि से जो अधीनस्थ न्यायालय है, जिसको लोअर कोर्ट कहते हैं, हम लोग उसको जल्दी से उसकी संरचना किस प्रकार कार्य करती है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। और अगर समय मिल जाता है तो आपको लोक अदालत और नालसा, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो नालसा है, इसके बारे में आपको आज की क्लास में अध्ययन करवाया जाए। तो जल्दी से मैं रिकैप करती हूँ जो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया। उच्च न्यायालय के संगठन में मैंने आपको कहा कि 1861 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि हमारे देश में क्या है, 3 प्रमुख उच्च न्यायालय खोलने का निर्णय ब्रिटिश सरकार के द्वारा लिया गया, जिसको कार्यान्वित करते हुए 1862 में 3 उच्च न्यायालयों को खोला गया। कहाँ खोला गया? बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। लेकिन जो हमारा वर्तमान जो संवैधानिक प्रावधान है उच्च न्यायालय का, ये प्रेरित है 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से। अब आप कहोगे 1861 में ही 3 हाई कोर्ट खुल गए, उसके बाद समय समय पर और हाई कोर्ट खुले, लेकिन फिर भी हम अपना जो आधार मानते हैं, बेस मानते हैं, 1935 के भारत शासन अधिनियम को क्यों मानते हैं? तो इस संदर्भ में आपको मैं बताऊं बच्चों कि 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में ये कहा गया
हर राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा। ध्यान रखिएगा, 1861 और जिसके प्रावधानों के अधीन 1865 में खुला, सभी राज्यों के लिए ये व्यवस्था नहीं थी। किसमें की गई? 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में, जिसको हमने जब हमारा संविधान लागू हुआ तो जब हम न्यायिक क्षेत्रों में संरचना इसका प्रावधान कर रहे थे तो हमने इसको अपने देश में क्या किया, ग्रहण किया। और हमारे संविधान में अनुच्छेद 214 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय होगा। जैसे कि मैं पिछली कक्षा में भी बताया था कि वर्तमान समय में हमारे कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं, जिसमें 7वां संविधान संशोधन करके ये प्रावधान किया गया था कि अगर सरकार चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का या यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर सम्मिलित रूप से एक उच्च न्यायालय की अधिकारिता को कुछ राज्यों तक विस्तारित या उसको बढ़ाया जा सकता है। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि वो कौन कौन से राज्य हैं जिनका कंबाइंड हाई कोर्ट है ना? बताया था ना आपको, मैंने कहा था कि जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट है, इसकी जो अधिकारिता है वो महाराष्ट्र है, गोवा है, दादर नागर हवेली है, दमन और दीव है। ऐसे करके मैंने आपको नोट कराया। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने जो आपको पढ़ाया गया जल्दी से, हालांकि बहुत जल्दी से मैंने आपको बताया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होंगे इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, जो हमारे संवैधानिक प्रावधान है। पहले हम इनकी चर्चा करते हैं और फिर उसके बाद में जो सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस में क्या कहा गया उसके ऊपर आएंगे। हमारे संविधान में कहा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श के अनुसार की जाएगी, जिसमें संबंधित राज्य के राज्यपाल से आवश्यक परामर्श करके क्या है, न्यायाधीशों का क्या किया जाएगा, नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में ये कहा गया कि राष्ट्रपति के द्वारा इससे परामर्श करके भारत के मुख्य न्यायाधीश प्लस जिस राज्य में उस न्यायाधीश को नियुक्त किया जा रहा है उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। और मुख्य न्यायाधीश के अगर नियुक्त है तो फिर राष्ट्रपति, सीजेआई ऑफ इंडिया, राज्यपाल और उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके किसकी नियुक्ति करेगा, अन्य न्यायाधीशों की। मैं इसलिए बहुत धीरे धीरे रिकैप कर रही हूँ कि जो एक हफ्ते में आप थोड़ा भूल गए हो थोड़ा सा आपको याद हो जाए, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिसको आप धीरे धीरे दिमाग में बैठाना जरूरी है। ठीक है। फिर मैंने कहा कि सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस में ये कहा गया कि न्यायपालिका जुडिशरी को किसके, एग्जीक्यूटिव के नियंत्रण, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा इसमें क्या हो रहा है, अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो राष्ट्रपति को किसी भी तरीके से कार्यपालिका परामर्श देती है कि इन फलाना व्यक्तियों को आपको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करना है। तो एग्जीक्यूटिव का बहुत ज्यादा इंटरफेयर ना हो जुडिशरी में, मतलब कार्यपालिका का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप ना हो न्यायपालिका पर। इस पर समय समय पर जो फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, इस पर निर्णय दिया गया और ये कहा गया कि जो भी नियुक्तियां होंगी चाहे सुप्रीम कोर्ट में चाहे हाई कोर्ट में, उसमें एक कोलेजियम मैंने पिछली कक्षा में बताया था, एक समूह है न्यायाधीशों का जो रिकमेंडेशन करेगा, जो संस्तुति करेगा कि कौन जज बनेगा। तो हाई कोर्ट के संदर्भ में उस कोलेजियम में कौन कौन होंगे ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति, सीजेआई ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्लस जिसमें नियुक्ति होनी है उस हाई कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश और उस राज्य का
राज्यपाल, ये कॉलेजियम में शामिल होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। कॉलेजियम में कौन होगा? एक राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश और उस उच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश से मिलकर कॉलेजियम बनेगी, जो हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की क्या करेंगे? इनकी नियुक्ति के संदर्भ में रिकमेंडेशन मतलब संस्तुति करेंगे, जिसके संदर्भ में राष्ट्रपति के द्वारा इन कॉलेजियम से परामर्श करके, राज्यपाल से परामर्श करके, सीजेआई से परामर्श करके किसकी नियुक्ति की जाएगी? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, मतलब ये नियुक्ति होती है। फिर हमने पिछली कक्षा में बच्चों आपको बताया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन बन सकता है। तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, नंबर 1 भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए, प्लस मैंने कहा था आपको दिमाग में रखना है 10+10। सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र में आपको दिमाग में रखना है 10+5 और यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है 10+10। 10 वर्ष उच्च मतलब भारत के किसी भी न्यायिक क्षेत्र में एक किसके रूप में? न्यायिक सेवा में अगर वो कार्य कर चुका है तो वो हाई कोर्ट का जज बनने का क्या होता है? उसको एलिजिबिलिटी या वो पात्र होता है। तो 10 वर्ष किसी भी न्यायिक क्षेत्र में अगर वो एज अ जज के रूप में कार्य कर चुका हो तो उसकी पहली। मैंने कहा था या इसके अलावा 10 वर्ष किसी भी हाई कोर्ट में अगर वो एज अ एडवोकेट क्या है? प्रैक्टिस कर रहा हो, अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति न्यायाधीश बनने की क्या रखता है? योग्यता। अच्छा, मैंने पिछली क्लास में जब मैं सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रही थी और मैं सुप्रीम कोर्ट की क्या कर रही थी? न्यायाधीशों की योग्यता बता रही थी, तो मैंने आपको कहा था कि भारत का नागरिक होना चाहिए, प्लस 10 साल एडवोकेट हो, 5 साल किसी भी हाई कोर्ट में जज हो। फिर मैंने एक लाइन आपको बताई थी बच्चों, जो वकील वाली क्वालिटीज थी, मैंने ब्रैकेट में आपको बताया था कि अब तक टोटल इस कोटे से 8 या 9 बार, याद होगा आप लोगों को किसी को, 8 या 9 बार ही क्या बन चुके हैं? वकील कोटे से जज सुप्रीम कोर्ट में बने हैं। अभी रिसेंट की न्यूज है, वर्तमान हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है मतलब सीजेआई ऑफ इंडिया कौन है? एन वी रमन्ना है ना, जो अभी रिटायर होंगे। तो अभी है कि कौन हुआ? 49वां यूयू ललित, यही है ना? यूयू ललित फर्स्ट कौन थे? जो वकील के कोटे से बने थे, और ये सेकंड है जो सीजेआई ऑफ इंडिया के पोस्ट पर पहुंचेंगे। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कहा टोटल 8 या 10 व्यक्ति ही वकील के कोटे से जज बने हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 2 व्यक्ति सीजेआई मतलब मुख्य न्यायाधीश वकील के कोटे से पहुंचे। एक है सीकरी साहब और दूसरे ये जो अगले बनने वाले आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है यूयू ललित, ये है। मतलब ज्यादातर जो अपॉइंटमेंट होता है वो किसका होता है? जो हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य कर चुके हैं इनका होता है। तो ये फैक्ट याद रहेगा। चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया? 10+5 10 किसी भी मतलब हाई कोर्ट में उनका एडवोकेट के रूप में, और 10 इसी हाई कोर्ट में ही 10+10 बताया। 10 मतलब किसी भी न्यायिक क्षेत्र में एडवोकेट के रूप में और हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में, और 10 वर्ष क्या बताया? किसी भी न्यायिक क्षेत्र में क्या है? जज के रूप में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाती है, जो देश की एकता, अखंडता, संविधान का पालन करना और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश को शपथ किसके द्वारा? राष्ट्रपति को दिलाया जाता है। ठीक है, तो ये शपथ और प्रतिज्ञा के संबंध में हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा। इनका ट्रांसफर स्थानांतरण के संदर्भ में, मतलब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में राष्ट्रपति क्या है? इनका ट्रांसफर भी कर सकता है, इनका स्थानांतरण भी कर सकता है। मतलब कोई एक न्यायाधीश जो किसी एक राज्य के हाई कोर्ट में कार्य कर रहा हो, उनको
क्या विशेष परिस्थितियों में 1977 के बाद ये व्यवस्था की गई थी कि उनको दूसरे राज्य में क्या कर दिया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा। कंडीशन क्या होगी, लोक कल्याण या जनहित मामले को देखकर जजेस का ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पर किसी भी तरीके की सजा या उनको दंडित करने के उद्देश्य से ये ट्रांसफर नहीं होंगे। ये बात विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी। मैम शपथ राज्यपाल दिलाता है हाईकोर्ट के जज को या राष्ट्रपति? राज्यपाल, मैंने राष्ट्रपति बोला जी मैम। चलिए, और अन्य न्यायाधीशों को फिर मुख्य न्यायाधीश क्या करता है, फिर वो शपथ दिलाता है। कहाँ पर थे, स्थानांतरण के संदर्भ में। मैंने कहा कि लोक महत्व का मामला हो या किसी भी तरीके का जन कल्याण की दृष्टि से इनका ट्रांसफर एक राज्य से दूसरे राज्य में किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। एक पॉइंट जो छूट गया, किसी भी राज्य में कितने न्यायाधीश होने चाहिए, इनकी संख्या का निर्धारण कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में मैंने क्या बताया था, संसद करती है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमारे क्वेश्चंस को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। हाई कोर्ट के संदर्भ में कौन करता है, राष्ट्रपति, और सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में संसद। ठीक है, तो इनका स्थानांतरण किया जा सकता है बच्चों। यहाँ पर स्थानांतरण में भी विशेष रूप से ये ध्यान देनी है। 1977 का ये मामला था जिसमें ये कहा गया कि 1994 में अगर किसी भी जज को ये लगता है कि उसको दंड स्वरूप या सरकार के द्वारा उसको जबरदस्ती उसका ट्रांसफर किया गया, तो ऐसी कंडीशन में वह क्या रिव्यू ऑफ जस्टिस, मतलब वो न्यायिक समीक्षा कर सकता है। शर्त यह है कि जिस जज का ट्रांसफर किया जा रहा है वो अपने स्थानांतरण के संबंध में ये याचिका दायर कर सकता है 1994 के बाद, ताकि अवैध रूप से गलत तरीके से जजेस का एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या हो, ट्रांसफर रोकने के लिए ये व्यवस्था की गई। सामान्य रूप से अगर एक हाई कोर्ट में बहुत ज्यादा मामले पेंडिंग हो या केसेस बहुत ज्यादा हो, तो वहां पर इस दूसरे हाई कोर्ट से मतलब जजेस का उस हाई कोर्ट में क्या होगा, स्थानांतरण या ट्रांसफर किया जाए। इसके अलावा मैंने आपको कहा कि अगर मुख्य न्यायाधीश न हो तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 223 के अंतर्गत की जा सकती है। अगर अस्वस्थ हो, कार्य करने में असमर्थ हो या देश के बाहर कहीं गया हो, तो इस कंडीशन में वरिष्ठतम न्यायाधीश में से कुछ टेम्पररी अस्थायी तौर पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। इसके अलावा अगर हाई कोर्ट में बहुत ज्यादा कार्य पेंडिंग हो या कार्यों का लोड बहुत ज्यादा हो, तो इस कंडीशन में अवर या अतिरिक्त न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की व्यवस्था अनुच्छेद 224 में की गई है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे न्यायाधीशों को 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि कोई जो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो ऐसा वकील या कोई सेवानिवृत्त जो जज है उसको भी इसमें क्या है, नियुक्त किया जा सकता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि ये प्रावधान है कि ये उस हाई कोर्ट में जहां से वो क्या हुए हैं, रिटायर हुए हैं, ना तो वो एडवोकेट के रूप में वो कार्य या प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। हाँ, उनको दूसरे जहां पर वो उनका कार्य नहीं था वहां पर वो एडवोकेट के रूप में कार्यरत रह सकते हैं। और अगर सरकार चाहे तो इन जो सेवानिवृत्त या रिटायर्ड जजेस हैं उनको अतिरिक्त जज के रूप में उनको कार्य दे सकते हैं, या प्रमुख आयोग या जो जांच कमीशन होते हैं उनके प्रमुख या अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति की जा सकती है। यहाँ पर मैंने अब लास्ट में आता है रिमूवल ऑफ जजेस, मतलब न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है। मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाते हुए आपको बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है वही हाई कोर्ट में आर्टिकल 217 के तहत ये कहा गया है कि जैसे
124(4) के तहत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, वैसे ही उच्च न्यायालय में 217 के तहत न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का विस्तृत रूप से क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है। संवैधानिक प्रावधानों के अलावा न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, रिपीट कर रही हूँ, संवैधानिक प्रावधानों के अलावा जो हमारे अनुच्छेद में वर्णित है, इसके अलावा न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 और न्यायाधीश जांच नियम 1969 के तहत किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है, उसकी विशेष प्रक्रिया का क्या किया गया है, वर्णन किया। अगर मैं जल्दी से रिपीट करूं तो मैंने कहा कि सबसे पहले संसद के द्वारा, और संसद में भी दोनों सदनों की संख्या निश्चित है, लोकसभा हो तो 100 और राज्यसभा हो तो 50। ठीक है। तो कोई भी एक सदन सबसे पहले ये प्रस्ताव लाएगा, प्रस्ताव को प्रस्तुत करेगा किसके समक्ष, उस सभापति या अध्यक्ष के समक्ष। इस प्रस्ताव जिसमें कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, लोकसभा में 2/3 उपस्थित है। अभी तो मैं पहुंची नहीं वहां तक, अभी तो मैं शुरुआत में हूँ। मैंने कहा शुरुआत से करके मैं शुरू से पूछ रही हूँ कि ये प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50, ये इस प्रस्ताव को किसके समक्ष, अपने अध्यक्ष या सभापति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अध्यक्ष या सभापति इस प्रस्ताव को वेरीफाई कर सकते हैं, चाहे तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं। लाइट चल रही है तो यहाँ पे वो नहीं है क्या, इन्वर्टर या कुछ भी। चलिए वापस लोकसभा राज्यसभा आइए। इस प्रस्ताव की जांच करते हैं और वहीं पर चाहे तो वो समाप्त करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में बताया था कि जब हमारे सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया तो वेंकैया जो नायडू के तत्कालीन राज्यसभा के, मतलब वर्तमान वो राज्यसभा के सभापति, तो उन्होंने वहीं पर इसको आगे बढ़ाने से या जांच कमेटी को भेजने से इसको क्या कर दिया था, मना कर दिया था। बहरहाल वापस हम आते हैं। अध्यक्ष या सभापति के द्वारा इस प्रस्ताव को जांच करने के लिए 3 सदस्यीय एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, किसी भी हाई कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश या किसी भी एक विधि के जानकार या विधि वेत्ता व्यक्ति को उस कमेटी में 3 सदस्यीय कमेटी को ये जांच करने के लिए जिम्मेदारी, जो प्रस्ताव, जो अक्षमता और दूसरा क्या बताया था मैंने, कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा, 2 कंडीशन पे, मिसबिहेवियर और कदाचार, और जल्दी भूल जाते हैं, कदाचार और अक्षमता, ये 2 ऐसे चीजें हैं जिस पर उनके खिलाफ हटाने की प्रक्रिया होगी। इसको किसके द्वारा, इस समिति के द्वारा क्या किया जाएगा, इसमें जांच की जाएगी और अपना जो भी रिपोर्ट है जब वो सदन में रखा जाएगा और जिस दिन उस प्रस्ताव पर चर्चा होगी, उस दिन से, जिस दिन चर्चा होनी है उससे 14 दिन पहले किसको सूचित किया जाएगा, उस न्यायाधीश को जिसके खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया है, ताकि जिस दिन अपनी जो भी अपने आंसर है वो तैयार कर ले और जिस दिन सदन में क्या हो रहा हो वो प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाए, उस दिन अपने बचाव के संदर्भ में अपनी बातों को रख सके। इस पूरे वाद विवाद के पश्चात मैंने आपको कहा कुल सदस्य संख्या के बहुमत, उपस्थित और मतदान में भाग लेने के 2/3 बहुमत सदस्यों के बहुमत पे बना। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है बच्चों, तो क्या न्यायाधीश को हटा दिया जाएगा? नहीं, ये प्रस्ताव किसमें, अभी तो एक सदन में पारित हुआ है ना, किसमें चला जाएगा, दूसरे सदन में। सेम वही प्रक्रिया होगी। अगर न्यायाधीश अपने बचाव पक्ष को रखने में असमर्थ होता है, तब क्या है, उसको राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के, इसको क्या किया जाएगा, इनको न्यायाधीशों को अपने पद से कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। बहरहाल हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको कार्यपालिका या विधायिका के नियंत्रण से मुक्त रखने के लिए, इंडिपेंडेंट रखने के लिए, ताकि वो निष्पक्ष तरीके से न्याय की सही भावना से कार्य करे, बहुत से ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे हमारा
हमारी ज्यूडिशरी की इंडिपेंडेंसी अर्थात न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे। इसको आप देखेंगे, अगर क्वेश्चंस आएंगे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किन किन आधारों पर हमारे संविधान में दिखती है, तो आप इसको जल्दी से देख लें। इनकी नियुक्ति की विधि पहले होती थी राष्ट्रपति के द्वारा, जब से कॉलेजियम आ गया तब क्या हुआ कि ये एक जजों का समूह है जिसमें किसी भी प्रकार का कार्यपालिका इंटरफेयर नहीं करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी, अर्थात नियुक्ति के संदर्भ में जो जजेस हैं वो कार्य करने में पूरी तरीके से क्या होंगे, स्वतंत्र रहेंगे। और जो कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को क्या करता है, आगे बढ़ाने वाला एक प्रयास है। दूसरी कंडीशन इनके कार्यकाल को लेकर है। जैसा कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर और हाई कोर्ट में 62। परंतु से बात यह है कि कोई भी हाई कोर्ट के जज को 45 वर्ष उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज बनना है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होगी, 45 वर्ष से अधिक होगी और अधिकतम 62 वर्ष तक वो कार्य कर सकता है। तो इनके कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है। उनको अपने कार्यकाल से पहले किसी भी कंडीशन में ना तो हटाया जा सकता है, ना तो इनकी पावर को कम किया जा सकता है, और न ही उनके वेतन भत्ते या इनकी सेवा शर्तों में किसी भी प्रकार की कोई कमी की जा सकती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि सरकार के खिलाफ अगर जुडिशरी ने कोई नेगेटिव डिसीजन लिया है तो इस दुर्भावना से या इस तरीके की नेगेटिविटी से बचाने के लिए न्यायपालिका को कि वो स्वतंत्र रूप से रहकर कार्य कर सके, ये कार्यकाल की सुरक्षा और इनकी सेवा शर्तों को पूरी तरीके से क्या रखा गया है, इंडिपेंडेंट रखा गया है। इनका जो वेतन है ये किस पे भारित होता है, राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। और पेंशन नहीं, जो वेतन है वो भारत की संचित निधि पर और पेंशन जो है राज्य वेतन राज्य की संचित निधि पर और पेंशन भारत की संचित निधि पर। आप ठीक है, वेतन वो जहाँ जो राज्य होगा, जहाँ वो कार्य करेगा वो देगा, और कार्यकाल समाप्त, अरे हमारे राज्य का थोड़ी नहीं था, वो गया हम क्यों दे। तो इसका ना करके वो पेंशन कौन देगा, भारत की संचित निधि। क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है कि इनका वेतन किस पर। अच्छा, मैंने भारित शब्द का वो बताया था, क्या है इसका मतलब, चार्ज। चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी मतदान नहीं हो सकता। न्यायाधीश अगर जो भी डिसीजन लेते हैं, जो कार्य करते हैं, उन पर कहीं भी उनकी आलोचना सार्वजनिक रूप से करना अवमानना के अंतर्गत, कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत आता है। और अगर कोई इस तरह के करता हुआ दोषी पाया जाता है तो उनको न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत उनको सजा का प्रावधान है। इसके तहत न्यायपालिका की स्वतंत्रता को और बढ़ाने के लिए न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति के पश्चात उनकी उस न्यायालय में और उससे नीचे न्यायालय में वकालत करने पर या कार्य करने पर क्या किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। क्यों प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि वह अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार के प्रलोभन या लोभ में फंसकर ऐसा डिसीजन ना दें जो उनको ये लगता है क्या है, जो उनके कार्य को किसी भी तरह से कम करता है। अवमानना पर दंड देने की शक्ति, और जो भी उनके कर्मचारी होंगे उसको सरकार मुक्त नहीं करती, उनको किसके द्वारा, हाई कोर्ट के स्वयं के द्वारा अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को उनकी नियुक्ति, उनका पेंशन, उनका स्थानांतरण, उनकी सेवा शर्तें, उनका वेतन, सब कुछ किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, हाई कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ताकि सरकार का किसी भी तरीके से इनमें हस्तक्षेप न रहे और इनके ज्यूरिडिक्शंस में, इनके न्यायिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई भी कटौती नहीं की जा सकती, और ताकि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण बना रह सके। ये किसके अंतर्गत देखा हमने, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हेडिंग डालिए, न्यायपालिका का क्षेत्राधिकार। पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, नहीं, गर्मी लगती है, लाइट आ गई और पीछे वाले आप लोग चलो बंद कर।
साथ काम करो ना, एक फैन चलाओ कोई, वो वाला फैन ये वाला चलना है। लास्ट से सेकंड वाला, लास्ट सेकंड। इधर हाँ हाँ यही, नहीं इसके पास वाला। हाँ पीछे काम करो। अरे डीजे बंद करो। ए गाने मतलब बंद हो रहा। पीछे जाते हम माइक मैं माइक चाह रहा हूँ। आपके साथ साथ मूवी चलता है क्या आप लोग का? मौलिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश या रिट जारी करने का अधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सुपरविजन या पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट वन, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, कोर्ट ऑन रिकॉर्ड, अभिलेख का न्यायालय और न्यायिक समीक्षा का अधिकार। लिख लिया? अजी 4 नंबर पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षीय। सवाल आ रही है? माइक ऑन है। तो ऑफ है ना? ऑन है, ऑफ है बेटा। ऑन ऑन करो। ऑन करो, ऑन करो। ऑन कर दे। अभिलेख का न्यायालय। अच्छा ना, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार लिखा है, पॉइंट वाइज करके लिखिएगा, मैं वहां लिख ले रही हूँ, यहाँ पता चलता है। लिखिएगा विवाह किसके नीचे, प्राइमरी जुरिडिक्शन के नीचे, विवाह, वसीयत, तलाक, विवाह, वसीयत, तलाक, विवाह, वसीयत, तलाक, कंपनी लॉ, विवाह, वसीयत, तलाक,
कंपनी लॉ, विवाह भी हो गया, वसीयत भी हो गई और तलाक भी हो गया, हाई कोर्ट पहुंचिएगा। कंपनी लॉ, न्यायालय की अवमानना, पॉइंट नहीं करके आप लिखिएगा नीचे ताकि समझने में आपको शॉर्ट ठीक रहे। न्यायालय की अवमानना, एमपी एमएलए सांसद और विधायकों के, एमपी एमएलए सांसद और विधायकों के निर्वाचन संबंधी विवाद हो गया। राजस्व अधिग्रहण से संबंधित, राजस्व अधिग्रहण से संबंधित कानूनों पर, राजस्व क्या बोला मैंने, राजस्व अधिग्रहण से संबंधित कानूनों पर आदेश के संबंध में मूल अधिकारों का प्रवर्तन, मूल अधिकारों का प्रवर्तन, संविधान की व्याख्या, संविधान की व्याख्या, जो मामले अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय में, जो मामले अधीनस्थ न्यायालय में उच्च न्यायालय में स्थानांतरित हुए हैं, रिट के संदर्भ में लिखिएगा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार या अन्य किसी उद्देश्य हेतु, अन्य किसी उद्देश्य हेतु अन्य मामले मतलब इंजेक्शन, किसी कानून की व्याख्या से संबंधित मामलों को क्या है, इसको निर्णय देने का भी अधिकार किसको प्राप्त है, रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट को प्राप्त है। यहाँ पर चंदन कुमार, चंदन कुमार विशेष रूप से कोट कीजिएगा, चंदन कुमार के मामले में 1997, चंदन कुमार के मामले 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिट का अधिकार क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब न्यायालय की, सॉरी, संविधान की आधारभूत संरचना में शामिल है। आधारभूत संरचना में शामिल है। दीवानी अपीलीय में अपीलाइट ज्यूरिसडिक्शन में लिखिए, अपीलीय क्षेत्राधिकार में लिखिए सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस, दीवानी मामले और फौजदारी मामले। दीवानी मामले में लिखिए निचली अदालतों या सबऑर्डिनेट कोर्ट, निचली अदालतों या सबऑर्डिनेट कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स, अधिकरणों, निचली अदालतों या अधिकरणों के सभी मामले दीवानी मामले में आते हैं। ठीक है, मतलब इनको सुनने का अधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट को।
फौजदारी, ट्रिब्यूनल्स, अधिकरण। क्या होता है, किसी को पता है अधिकरण ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? सुना है कुछ? नहीं। ये हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आने वाले वह विशेष प्रकार के न्यायालय हैं। जब आप किसी विशेष प्रकार के विभाग, नौकरी पाने के बाद आप किसी विशेष विभाग में कार्य करेंगे तो उस विशेष विभाग की कुछ नियमावली है, कुछ सेवा शर्तें हैं, कुछ विधियां हैं। इन विधियों को आप एक सरकारी सेवक के रूप में आपको फॉलो करना होगा, चाहे वो बैंक में हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। अगर उस विभाग के इन नियम शर्तों, सेवा शर्तों या इन को आप चुनौती देते हो, तोड़ते हो या इनकी संवैधानिकता पर चोट करते हो तो ऐसे क्या है, ये जो विभाग है अपने ही अधिकारी और कर्मचारियों या जिसमें एक न्यायिक क्षेत्र के न्यायाधीश होते हैं, अपना एक क्या बना लेते हैं, एक अदालत बना लेते हैं। मतलब सरकारी इसमें सारे जो व्यक्ति है उनके मामले नहीं जाते हैं, एक विभाग विशेष के मामले जिसमें उन्होंने सेवा शर्तों का उल्लंघन किया हो, अपनी नियमावली का उल्लंघन किया हो या अपने कार्यों का गलत दुरुपयोग किया हो, तो इन प्रशासनिक मामलों की सुनवाई करने के लिए जो अदालत स्थापित होता है इसको हम बोलते हैं प्रशासनिक अभिकरण या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, तो ये जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, एक तो लोअर कोर्ट के मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में भी होती है और दूसरी ये ट्रिब्यूनल अधिकरण क्या है, हर सरकारी विभाग या विशेष सरकारी विभागों में जो उससे कार्यरत सेवारत व्यक्ति हैं, अगर वो नियमों कानूनों को तोड़ते हैं तो उनकी सुनवाई एक विशेष न्यायालय में होती है जो उनके विभाग से संबंधित मामलों को ही क्या करता है, देखता है, उसकी सुनवाई करता है। इनको हम अधिकरण या ट्रिब्यूनल्स कहते हैं। अब जैसे आपने बताया जो सेना के न्यायालय है, सेना के जो मैटर है यहाँ थोड़ी ना आते हैं, इनका अलग से क्या होता है, कोर्ट होता है। ठीक है, तो दीवानी, फौजदारी में लिखिएगा 7 वर्ष से अधिक के मामले या 7 वर्ष से अधिक के मामले या मृत्यु दंड के ऊपर 7 वर्ष से अधिक के मामले, 7 वर्ष मतलब सजा है। अगर किसी को 7 वर्ष की सजा या उससे अधिक की सजा होती है तो वो व्यक्ति कहां पर अपील कर सकता है, हाई कोर्ट में। 7 ईयर जो पनिशमेंट है या क्या मृत्यु दंड, इनके मामलों की अपील कहां की जा सकती है, हाई कोर्ट में। किसके अंतर्गत, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अगला लिखिएगा, ये सुपरविजन हाई कोर्ट को अपने राज्य में आने वाले सभी रेवेन्यू कोर्ट, सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट, सभी ट्रिब्यूनल्स के कार्यों को पर्यवेक्षण, सुपरवाइज करने का प्रमुख क्या है, अधिकार है। ठीक है, इसको हाई कोर्ट, पर्यवेक्षण मतलब देखना कि जो व्यक्ति नियुक्त हो रहा है कहीं वो संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, ऐसा कोई कार्य तो नहीं कर रहा है जो उसकी क्राइटेरिया, उसके कार्य क्षेत्र से क्या हो, अधिक हो, या ऐसा कोई कार्य तो नहीं कर रहा हो जिससे संविधान की भावना क्या हो, आहत हो रही हो। इन सब को ऑब्जर्व करने का, सुपरवाइज करने का अधिकार किसको है, हाई कोर्ट। इसमें लिखिएगा, अधीनस्थ न्यायालयों के क्रियाकलापों पर, अधीनस्थ न्यायालय के क्रियाकलापों पर किसमें, पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार में। अधीनस्थ क्या हुआ बेटा, बेटा बेटा मेरा फैन ऑफ करके इधर का फैन ऑफ पता नहीं हम किससे आने, फैन ऑन कर दो। अगर जो रहता है तो है, सभी क्यों, कुछ लोग सुख में रहे, कुछ दुख में रहे, सभी या सुख में रहे या दुख में रहे। हाय हाय डाउन ये फैन ऑन कर दो करके बच्चों का करना है कि नहीं करना, तो भैया उधर वाला भी ऑफ कर दो, ये भी ऑफ कर दो, देखा ये ऑफ कर दो।
तुम बैठे हो ना, तुम वहाँ बैठे हो तुम नहीं मैम, हम वहाँ बैठे होते फिर भी करते हैं। अब यही करें, आधे घंटे रह गए हैं, हमें बहुत चीजें आगे तक जाना है। इन्वर्टर ही आप कर दो, इन्वर्टर ठीक। अधीनस्थ न्यायालय के क्रियाकलापों पर नजर। क्या हुआ? सुनाई दे रहा है? आई नहीं आई नहीं है, लिखो लिखो लिखो। पता है कामयाब वही बनता है जिसके माथे पर पसीना होता है। लिखो। तुम लोगों को पढ़ाने के चक्कर में मेरे माथे पर पसीना है। तो वो रहम करो, लिखो भाई, आगे चलो। देखिए, अधीनस्थ न्यायालय के अरे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तुम अपना देखो। मतलब तुम लोगों को पढ़ने का कोई वो नहीं है ना। मैम पढ़ाइए ना। और शांत रहो। अब फैन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं, अदरवाइज ऑफ द फैन। कंटिन्यू। अधीनस्थ न्यायालय के क्रियाकलापों पर नजर रखना। जब आवश्यक हो, जब आवश्यक हो। कब आवश्यक हो? नंबर 1 लिखिए। क्षेत्राधिकार पर अतिक्रमण, क्षेत्राधिकार पर अतिक्रमण। दूसरा, नैसर्गिक न्याय का, नेचुरल लॉ, नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन, नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन। तीसरा, विधि की त्रुटि, विधि की त्रुटि। अगला, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के प्रति, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के प्रति अवमानना, या अवमानना रहने दीजिए, लिख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के प्रति असहमति। देखिए, अभिलेख का न्यायालय, अभिलेख का न्यायालय किसमें? चौथा पॉइंट अच्छा, ये अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण कैसे रखता है? ये अभी मैं किसमें लिखा रही थी? चौथे वाले लिखिए, अधीनस्थ वाले पे नंबर 1, जिला जज की नियुक्ति। और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति। ये अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर कैसे कंट्रोल करता है? जो निचले न्यायालय होते हैं उसका सर्वोच्च पदाधिकारी होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट क्या है, जज। तो इनकी नियुक्ति कैसे होती है? इनकी नियुक्ति का प्रावधान वो हम लोग आर्टिकल 233 में लिखेंगे कि जिला जज की नियुक्ति हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल के परामर्श पर की जाती है। कौन व्यक्ति होगा जिसको अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनके जो जिला मतलब मुख्य न्यायाधीश है, जिला निचली अदालतों का मुख्य न्यायाधीश जिसको हम जिला जज कहते हैं,
इनकी नियुक्ति के संदर्भ में हो या अन्य प्रमुख जो विधिक अधिकारी हो, इनकी नियुक्ति, इनकी सेवा शर्तें, इनकी वेतन भत्ते, इनका स्थान, इन सारे मामलों को क्या है कौन ऑब्जर्व करता है, कौन देखता है? हाई कोर्ट देखता है। और इसके द्वारा ये अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट पर क्या रखता है? कंट्रोल रखता है इन अधिकारी, पदाधिकारी और जजों की नियुक्ति और इनके क्या है स्थानांतरण या इनके सेवा शर्तों के निर्धारण के द्वारा। अभिलेख का न्यायालय, अभिलेख के न्यायालय के अंतर्गत आप लोग लिखेंगे हाई कोर्ट के निर्णय एक नजीर के रूप में, हाई कोर्ट के निर्णय एक नजीर के रूप में, नजीर मतलब ऐसा हुआ, हाई कोर्ट ने वो कहा तो वो उसका एक उदाहरण, एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो नजीर होता है, नजीर के रूप में। और दूसरा अवमानना पर दंड, अवमानना पर दंड, अवमानना पर दंड। अगला 7 पॉइंट लिखिएगा न्यायिक समीक्षा के अधिकार के अंतर्गत। हालांकि हमारे संविधान में कहीं भी ये जुडिशियल रिव्यू या रिव्यू ऑफ द जजमेंट का उल्लेख नहीं है, लेकिन आर्टिकल 30 और आर्टिकल 226 इनके द्वारा ये कहा गया है क्या कि न्यायालय को आवश्यक पड़ने पर विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को क्या करने का, रिव्यू करने का, समीक्षा करने का क्या है, अधिकार है। और उन कानूनों, उन विधियों, उन निर्णयों को असंवैधानिक घोषित करता है जो संविधान के विरुद्ध हो, विधि की भावना का क्या कर रहे हो, हनन कर रहे हो, या ऐसा कार्य कर रहे हो जिससे न्यायालय या अन्य संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचती है। वापस आते हैं मूल अधिकारिता। मूल अधिकारिता में मैंने आपको कहा कि अगर दो व्यक्तियों के बीच विवाह है, उनके बीच कोई डिस्प्यूट होता है, या परिवार में संपत्ति को लेकर कोई मामला है, या तलाक का कोई मामला है, या एमपी या एमएलए के चुनाव में अगर किसी भी प्रकार का चुनाव संबंधी कोई क्या हो गया, कोई विवाद उत्पन्न हो गया, ये सारे मामले कहाँ पर आएंगे, हाई कोर्ट के प्राइमरी जुडिशल। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या आता है, एमपी एमएलए के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटान कौन करता है? ऑप्शन में क्या आएगा, निर्वाचन आयोग। आप फट से क्या लगा दोगे, निर्वाचन आयोग। ये बात ध्यान रखना कि जो एमपी एमएलए होता है, इनके निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद आएंगे ये इसके प्राइमरी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हाईकोर्ट के आएंगे। इसके अलावा अगर न्यायालय की कोई आदेशों, निर्णयों को मानने से मना करता है तो वो अवमानना पर या कोड ऑफ कंडक्ट को जारी कर सकता है और सजा दे सकता है। फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार है व्यक्ति के, इनकी रक्षा करने के लिए जो रिटें हैं, इनको जारी करने का अधिकार भी इसके प्राइमरी जुरिडिक्शंस या इनको रिट जारी करने के अधिकार के अंतर्गत इसको देखा जाता है। हाई कोर्ट के अधीन मैंने अभी कहा कई प्रकार के न्यायालय होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट के रूप में, ट्रिब्यूनल्स के रूप में, या रेवेन्यू कोर्ट के रूप में। रेवेन्यू मतलब राजस्व संग्रहण करने वाले, जो निर्धारित करते हैं कितना राजस्व लगाना चाहिए, कितना, इस संदर्भ में जो भी कानून इन रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा किया जाता है, इस पर जजमेंट करने, इस पर अंतिम मतलब इनके किसके अंतर्गत आता है, हाई कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। या ऐसा कोई मामला निचली अदालत मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट में आया है जो कि जिससे प्रतीत हो रहा है कि ये मामला संविधान की व्याख्या से संबंधित है, तो उस मामले की सुनवाई संबंधित सबऑर्डिनेट कोर्ट न करके कौन करेगा, हाई कोर्ट। वो अपने आप क्या हो जाएगा, ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, जहां पर मामला कौन सा आएगा, संविधान की व्याख्या का आएगा। तो मूल का मतलब मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, वो सारे मामले जो निचली कोर्ट में न जाकर डायरेक्ट यहाँ पर क्या है, इनके बारे में सुनवाई होती है, वो क्या होते हैं, मूल क्षेत्राधिकार। ये सारे मैटर मैंने आपको बताया। दूसरा है रिट जारी करने का अधिकार। मैंने आपको पिछली क्लास में आखिरी लाइन आपको कही थी, सुप्रीम कोर्ट के पास फंडामेंटल राइट्स को क्या करने का, बचाने के लिए आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और हाई कोर्ट को व्यक्ति के फंडामेंटल
अंतर्गत क्या जारी करने का अधिकार है? रिट जारी करने का अधिकार है। परंतु सुप्रीम कोर्ट की रिट अधिकारिता से थोड़ी सी ज्यादा है या ज्यादा है हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खाली फंडामेंटल राइट को प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए रिटे जो 5 रिटे हैं वो जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट को जो विशेष अन्य कानून हैं इनको बचाने के लिए भी, जैसे संपत्ति संबंधी अगर कोई मैटर आ गया हो उसको व्यक्ति के इन मैटर्स को भी सॉल्व करने के लिए वो रिटे जारी कर सकता है। इसके साथ साथ वो फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी क्या है, रिटे जारी कर सकता है। यहाँ पर विशेष रूप से मैं आपको बता दूं, अगर आपके फंडामेंटल राइट का क्या होता है, हनन होता है, तो आप डायरेक्ट 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं पहले, और या फिर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत पहले आप हाई कोर्ट जाएं और देन सुप्रीम कोर्ट। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब ये है, पहले मैटर निचली अदालतों में गए और वहां से न्याय की संतुष्टि न मिलने के कारण वो कहां पर चले आए, उनकी अपीलें कहां हुई, हाई कोर्ट में, जिसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर। तो सिविल मैटर में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, क्या लिखा है, निचली अदालत में सबऑर्डिनेट या अधिकारी के सभी मामले, वित्तीय जितने भी मामले हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट के या ट्रिब्यूनल्स के, किससे, सिविल मामलों के, उन मामलों के निचली अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों को, प्रॉपर्टी को लेकर, रिलेशन को लेकर या अन्य संबंधी विवादों को लेकर जो भी निर्णय निचली अदालतों में दिए गए हैं, इनके ऊपर अपील करने का अधिकार, की सुनवाई करने का अधिकार हाई कोर्ट के सिविल मामलों के अंतर्गत वो इसको देख सकता है। अपने अंदर आने वाले सभी निचली कोर्ट के निर्णयों को, जो सिविल मामले हैं, इनको सुनने का अधिकार हाई कोर्ट के दीवानी अधिकारिता के अंतर्गत आ सकता है। फौजदारी, निचली कोर्ट मतलब जो जिला न्यायालय है उनमें 7 वर्ष से अधिक के मामले, इनके ऊपर अपील करने का अधिकार किसको है, हाई कोर्ट को इनमें सुनवाई करने का अधिकार है। या जिला जज ने किसी ऐसे व्यक्ति को क्या मृत्युदंड दिया और उस मृत्युदंड को भले ही वो व्यक्ति ऊपर अपील करे या ना करे, तब तक उसको मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता जब तक हाई कोर्ट इसको क्या ना करे, इसको स्वीकार या इसको संस्तुति ना करे। फिर से रिपीट कर रही हूँ, हाई कोर्ट को 7 वर्ष से अधिक, निचली अदालतों ने अगर 7 वर्ष से अधिक की सजा दी हो या मृत्युदंड दिया हो, तो उन मामलों के विरुद्ध सुनवाई करने का भी अधिकार हाई कोर्ट के क्रिमिनल मामलों के अंतर्गत आता है। अपने अधीन आने वाले सभी मामले जो न्यायालय होते हैं, मैंने आपको कहा रेवेन्यू कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज, इनके मामलों ये सही से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, या अपनी अधिकारिता का हनन तो नहीं कर रहे हैं, अपने कहीं ऐसा तो नहीं है दूसरे के अतिक्रमण कर रहे हैं, इनको ऑब्जर्व करने का, इनको सुपरवाइज करने का अधिकार हाई कोर्ट के पर्यवेक्षीय अधिक्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा वो डिस्ट्रिक्ट जज, जिला जज और अन्य विधिक अधिकारियों की नियुक्ति के संदर्भ में, इनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने के संदर्भ में इनके द्वारा ये अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट पर क्या रखता है, कंट्रोल रख सकता है। इसके अलावा ये अभिलेख क्या न्यायालय है, हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों को, अब जो आप पूछ रहे थे मैडम नजीर क्या होता है, वो संरक्षित कर लिया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है दूसरे हाई कोर्ट या निचली अदालतों के द्वारा। इसको एक एग्जाम्पल, एक नजीर, एक किसके एग्जाम्पल के तौर पर इसको जब भी निर्णय दिया जाए तो इसको रखा जाता है। दूसरी चीज, अगर कोई हाई कोर्ट या कोर्ट के निर्णयों को मानने से मना कर देता है या आलोचना करता है तो हाई कोर्ट इसके विरुद्ध कोड ऑफ कंटेम्प्ट मतलब अवमानना का आदेश भी दे सकता है और संबंधित व्यक्ति पर सजा का भी प्रावधान है। और फिर वो न्यायिक समीक्षा का अधिकार के अंतर्गत हमने आपको कहा कि जो भी विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के कानून हैं या सरकार, जो राज्य सरकारों के जो भी क्या है कार्यवाहियां हैं, वो किसके अंतर्गत, हाई कोर्ट के द्वारा इसको जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा को देखने का इसको क्या है, पावर है। संविधान संशोधन 42
कब हुआ था? 1976। इसमें ये कहा गया कि हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार को कम कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन में? 42वें संविधान संशोधन में, कि अब हाई कोर्ट को पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं है। वो कार्यपालिका या विधायिका के कार्यों को क्या नहीं कर सकता? रिव्यू या समीक्षा या संशोधन या सुधार नहीं सकता। लेकिन इसके एक संविधान संशोधन बाद, अर्थात 43 संविधान संशोधन के बाद फिर से पुरानी जो व्यवस्था थी कि हाई कोर्ट न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन को फिर से क्या कर सकता है? फिर से स्थापित कर सकता है। विधानमंडल के कानून या सरकार के आदेशों को फिर से वो समीक्षा के दायरे में ला सकता है। तो बच्चों, ये है उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। 5 बज गया, लेकिन क्लास अभी बाकी है। पढ़ेंगे आप लोग कि अगली क्लास में रखेंगे? पढ़ेंगे। मैम ये ई कोर्ट और मोबाइल कोर्ट किसमें आते हैं? लिखवा दीजिए। लिखेंगे? नहीं मैम, लिख लिया। लिखो खाना है लाइट आ गई सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट। मैंने अभी कहा इसका कहीं के संविधान में प्रावधान नहीं है स्पष्ट रूप से। ये बताते हैं कि अगर कोई आदेश या विधि संविधान से असंगत है और इन्होंने दूसरे, तब इनके तहत हमें अधिकार है। उसका jurisdiction तो वो राज्य है। सस्ता वाला पेपर होगा। राज्य की उसका jurisdiction है। सदन मामले का उसके राज्य पढ़ाई में लोगों को अवमानना तो आता है, तो भारी आता है तो 4 बार लगा कि बड़ा अब मम्मी ने फोटो ऐसे कार्य करना है तो क्या समुदाय का क्या सेवन करना है, नेशनल लॉ के खिलाफ
जैसे मैंने बताया कि उसका काम क्या कर सकते हो, वो आलोचना नहीं होता है, उसको statement तो देने किस को स्टेट के बताता है। अंतर्गत है? लेकिन इस पर मुझे कहा गया है कि इसके ऊपर कोई भी दौलत क्या है, उनको बहुत सवाल अभी जो स्टेटमेंट था, जैसे 4 जो रंजन गोगोई न्यायाधीशों ने आकर के बोला कि न्यायपालिका में समय नहीं चला, ठीक है, न्यायपालिका में यानी जजेस एक विशेष तरीके की विचारधारा से क्या कारण है कि बाबरी मस्जिद का निर्णय आज के सारे विषय पर उठा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि न्यायपालिका को आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो हमारे जजेस हैं, जजेस मात्र पूरे भारत के 100 और 200 परिवारों से बनते हैं, क्योंकि बाहर का कोई व्यक्ति वहां पर पहुंच ही नहीं पाता है। जैसे आप मेहनत करके सोचते हो ना, ये एग्जाम क्वालिफाई कर ले, वो एग्जाम क्वालिफाई कर ले, लेकिन ये आलोचना होती है हमारी जुडिशरी की कि ये विशेष परिवारों को ही क्या करता है, जज बनने का मौका देता है, एक प्रकार का एलिटनेस चारों तरफ से। और ये भी हमारी न्यायपालिका को नहीं, लेकिन वही है डर, इसमें भी बार बार क्रिटिसाइज हो रहा है कि इतना ज्यादा जो अवमानना के आधार पर इनके जो डिसीजंस हैं, उनको जनता अगर बोलती है तो ये कहा जाए, इसका चार्ज लगा दिया जाता है अवमानना का। अगर हम इसको थोड़ा सा करें तो अब ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी न्यायपालिका में सारे जजेस ऐसे, वही 100 में कुछ 5-10% ऐसे, और कुछ जो निर्णय भी लिए जाते हैं कई बार सरकार के फेवर में भी लिए जाते हैं, तब कंडीशन में जब क्या होता है, सरकार केंद्र में बहुत स्पष्ट बहुमत से होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इस पर भी अभी डिबेट चल रहा है, एक पर्याप्त बहस है। बिल्कुल है, जो इंदिरा गांधी के समय में जो डिसीजंस थे सुप्रीम कोर्ट के, वो भी एक विशेष मतलब क्या है जजमेंट थे, और वर्तमान की ये अगर आप डिबेट करेंगे तो बड़ा लंबा आएगा। फिलहाल आप सबऑर्डिनेट कोर्ट पर फोकस करेंगे। हालांकि इसके बहुत सारे सब डिवीजन है, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बता रही हूँ। मुंसिफ या कनिष्ठ न्यायालय, कनिष्ठ में यही सब नहीं
हाईकोर्ट वाले चैप्टर में आप लोग लिख लीजिएगा, एक आर्टिकल शुरू किया था हमसे 229 के अनुसार, हाईकोर्ट वाले ने नोट डाल के लिखिएगा 229 के अनुसार उच्च न्यायालय अपने अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति सेवा शर्तें क्या है निर्धारित करता है। मैम फिर से रिपीट कीजिए। अनुच्छेद 229 के अनुसार हाईकोर्ट को उच्च न्यायालय को अपने न्यायालय में अधिकारियों कर्मचारियों को नियुक्ति सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार। हो गया बच्चों। सबऑर्डिनेट कोर्ट, निचली अदालतें, जिला न्यायालय, हाई कोर्ट के नीचे पद सोपानात्मक दृष्टि से ये कोर्ट आते हैं जो जिले के स्तर पर होते हैं। जब पहली क्लास में मैंने आपको जो क्या बनाया था उसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, बीच में हाई कोर्ट, हर राज्य में, और क्या थे सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय जो हर जिले में एक थे। इनके भी कई सब कैटेगरीज है, ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पे डाल दीजिए बच्चों योग्यताएं। लिखिएगा वहीं पर थोड़ा सा पॉइंट करके नीचे पॉइंट पे नोट डाल के लिखिए। अनुच्छेद 233 के अनुसार, अनुच्छेद आर्टिकल 233 के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद स्थापना व पदोन्नति राज्यपाल के द्वारा, पदोन्नति राज्यपाल के द्वारा हाई कोर्ट के परामर्श से की जाएगी। बच्चों मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, आपको दिखेगा? दिख रहा है इधर? देखिए 229 आर्टिकल है, इसमें हाई कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है, अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। दस मिनट हाई कोर्ट के द्वारा इसकी नियुक्ति अधिकारियों व कर्मचारी याद करने का तरीका। दो 233 और 234 आप एक साथ याद करेंगे, ठीक है। इसमें उच्च न्यायालय द्वारा प्लस राज्यपाल के परामर्श से किसकी, जिला, कौन सा आर्टिकल 234, ये है सबऑर्डिनेट कोर्ट में मुख्य जिला न्यायाधीश को छोड़कर अन्य जो जुडिशियल क्या होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, अन्य इसमें राज्यपाल प्लस हाई कोर्ट प्लस यूपीपीएससी
अभी क्लास में जो फंडामेंटल राइट हो गया बच्चों? बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया? 229 ये हाई कोर्ट के द्वारा अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? हाई कोर्ट के द्वारा। 233 में जिला न्यायाधीश जो डिस्ट्रिक्ट जज है, इसको कौन नियुक्त करता है? हाई कोर्ट के परामर्श से, रिकमेंडेशन से उस राज्य का कौन? गवर्नर या राज्यपाल के द्वारा किसकी नियुक्ति होती है? उस जिले के जिला न्यायाधीश का, जो उस जिले का सबसे बड़ा क्या होता है? न्यायिक अधिकारी। यही है वो जो उस जिले में मृत्यु दंड देने का अधिकारी। लेकिन ये बात ध्यान रखना, जिला न्यायाधीश के द्वारा दिए गए मृत्यु दंड को असली जमानत तब पहनाया जाता है जब कौन वेरीफाई कर दे। तो अधिकतम ये सजा कितनी दे सकता है? मृत्यु दंड। कौन? डिस्ट्रिक्ट जज। आर्टिकल 234 अनुच्छेद 234 है, ये अन्य विधिक अधिकारी, इसमें हाई कोर्ट परामर्श करेगा राज्यपाल से, और वो जो स्टेट जो है लोक सेवा आयोग, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, मध्य प्रदेश की MPTCS है, हर राज्य का जो लोक सेवा आयोग है उनके द्वारा एक लिखित परीक्षा करवाई जाएगी। उनके रिकमेंडेशन से अन्य विधिक अधिकारियों की क्या होगी? नियुक्ति होगी। यहाँ पर देखिएगा, जब जिला न्यायालय की बात आते हैं जो कि एक सबऑर्डिनेट कोर्ट है, इसमें सर्वोच्च जो व्यक्ति होता है उसका वो क्या है? जिला एवं सत्र न्यायालय। एक्चुअली ये दो नहीं है, एक है। जिले का सबसे मुख्य न्यायालय क्या है? सिविल एंड सेशन कोर्ट। जब वो दिमागी मामले की सुनवाई करता है तो वो क्या हो जाता है? सिविल कोर्ट। और जब वो फौजदारी मामले की सुनवाई करता है तो वो हो जाता है फौजदारी। एक ही आदमी है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, क्या? जिला न्यायाधीश, जिसकी नियुक्ति कैसे होती है? हाई कोर्ट प्लस राज्यपाल के द्वारा। एक सर्वोच्च हम कह सकते हैं जिले का CJI, जैसे भारत का होता है ना मुख्य न्यायाधीश, तो जिले का मुख्य न्यायिक अधिकारी कौन है? जिला न्यायाधीश। जब वो दीवानी मैटर को सुनता है तो जिला न्यायाधीश क्या होता है? सिविल जज। और जब वो वही व्यक्ति फौजदारी को सुनता है तो सेशन जज। ठीक है? इसके नीचे आता है बच्चों सबऑर्डिनेट न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। ये जो ध्यान से संबंधित, पैसे से संबंधित अनलिमिटेड मामले, बड़े मामले, इनकी सुनवाई करने का अधिकार किसको है? अधीनस्थ न्यायालय को। समझने के लिए, और इन लिमिटेड पैसे के अमाउंट में सुनवाई करने का, छोटे छोटे पैसे से संबंधित या मैटर से संबंधित या विशेष मामलों से संबंधित मैटर सबसे पहले कहाँ आते हैं? मुंसिफ कोर्ट, ठीक है, या लोअर कोर्ट। सबसे छोटे मामले मुंसिफ कोर्ट, उससे बड़े सबऑर्डिनेट कोर्ट, और उस जिले का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कौन से मामले में? सिविल, वापस आइए, क्रिमिनल केस, सेशन कोर्ट, सबसे बड़ा सेशन कोर्ट, जिसको कौन देख रहा है? कहाँ गया जिला न्यायालय? ठीक है। उसके नीचे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य दंडाधिकारी का न्यायालय, और उसके नीचे क्या? जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ये मैक्सिमम 7 वर्ष की सजा दे सकता है। कितने वर्ष की? 7। और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ये मैक्सिमम 3 वर्ष की सजा दे सकता है। रिपीट कर रही हूँ, ये जिले में न्यायालय का ढांचा है। मुख्य जो करता धरता है वो क्या है? डिस्ट्रिक्ट जज है। जब वो दीवानी मैटर को सुनता है तो वो सिविल जज, जब वो फौजदारी को सुनता है तो वो सेशन जज। डिस्ट्रिक्ट
जज के नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट, उसके नीचे म्युनिसिपल कोर्ट, कौन से मैटर में? सिविल मैटर में। क्रिमिनल मैटर में कौन है? सेशन कोर्ट चीफ, मतलब जिला न्यायाधीश, उसके नीचे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसको कितने वर्ष की? 7 साल। उसके नीचे जुडिशियल जिसको कितने वर्ष की? 3 साल। सबसे छोटा वाला 3 वर्ष, उससे बड़ा वाला 7 वर्ष, उसके बाद लेकिन उसका काम तमाम कौन रेटिफाई करेगा? इसकी योग्यता क्या है? लाभ के पद पर अरे बच्चे जाओ, दरवाजा खुला है, मुझे योग्यता तो बताने दो। लाभ के पद पर ना हो, अधिकतम 7 ईयर एडवोकेट के रूप में वो प्रैक्टिस कर चुका हो, या हाई कोर्ट के द्वारा उसको डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई हो। ऐसे व्यक्ति को किसमें नियुक्त किया जाएगा? उस जिले के सर्वोच्च न्यायालय पर या जिला जज के रूप में